श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। मुगल अत्याचारों का गवाह है श्रीनाथ जी मंदिर। साक्षी महाराज का पीएम मोदी पर बयान। पीएम मोदी को बताया भगवान का अवतार। चिराग पासवान की जेट सिक्योरिटी से चिढ़े चाचा पारस, बोले सुरक्षा घेरे में मार दी गई थी इंदिरा गांधी। सीएम बोम्मई ने की पूजा अर्चना। येदियुरप्पा ने राघवेंद्र स्वामी मठ में टेका माथा। ममता बनर्जी का अमित शाह पर तंज, बोली चुनाव के समय की जा रही बड़ी बड़ी बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है बड़ी और अहम खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर हो रही वोटिंग से। उत्तर प्रदेश की स्वार और 96 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी। उपचुनाव में सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि परिणामों का विधानसभा के गठन पर कोई प्रारंभिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले विजेता के लिए मनोबल बढ़ाने वाला हुआ। अधिकारियों के मुताबिक मतदान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में 492 मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग द्वारा कुल 774 मतदान केंद्र बनाए गए, जबकि 6.62 लाख पात्र मतदाता हैं। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में, जिनमें 6 स्वार में और 8 96 में। मिली जानकारी के मुताबिक मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी के उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, जबकि कांग्रेस ने केवल 96 में अपना उम्मीदवार खड़ा किया। नेताओं के साथ या तो कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में व्यस्त हैं। रामपुर और मिर्जापुर जिलों की 2 सीटों के लिए अभियान थोड़ा कमजोर नजर आ रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी रामपुर में अपने आखिरी गढ़ कहे जाने वाले बचाव के अपने प्रयास में पूरी कोशिश करी है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी अपना दल सोनेलाल इसे भंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। खासकर भगवा पार्टी के बाद रामपुर विधानसभा के साथ साथ संसदीय सीटें भी छीनने में कामयाब रहे। ये दोनों ही आजम खां का गढ़ थी। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी। पंकज जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी पंकज जी, उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। हालांकि इस वक्त सबकी निगाहें या तो कर्नाटक चुनाव पे या तो स्थानीय नगर निकाय चुनाव पे, लेकिन ये 2 उपचुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। देखिए, बीजेपी ने इनको अपना दल एस को, जो बीजेपी अनुप्रिया पटेल का दल है, उसको गठबंधन में सीटें दे दी है। जो ये उपचुनाव हो रहा है उनके प्रत्याशी उसमें चुनाव लड़ रहे हैं और क्या नाम है, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। और लेकिन जिस तरह से ये दोनों सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, और 96 की मिर्जापुर की सीट, मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट और स्वार की वहाँ आपके रामपुर जिले की सीटें, तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है। लेकिन जिस तरह से वहाँ बीजेपी का और गठबंधन का जनाधार दिखाई दे रहा है, तो ये एक चीज और भी है स्नेहा जी, इस बात को समझ लीजिए कि ज्यादातर उपचुनाव में जो सत्ताधारी दल होता है उसी को ही विजयश्री मिलती है। जनमानस भी उसी को देख के वोट करता है, जिसकी सरकार चल रही होती है उसको ही अभी तक का ज्यादातर का यही रेशियो रहा है कि उसी को ही पब्लिक वोट देती है और उसी के प्रत्याशी जीतते हैं। जी पंकज जी, आज कहीं ना कहीं उपचुनाव में 14 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी है जी। और एक तरफ बसपा ने पूरी तरीके से ये कह दिया कि वो उपचुनाव में मैदान में नहीं नजर आएगी, जिसकी वजह से पहले ही बसपा इस खेल से बाहर हो चुकी है और कांग्रेस सिर्फ 96 में अपने उम्मीदवार को उतारी है। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस मिर्जापुर में एक सीट पड़ती है मझुआ, जहाँ से लोकपति त्रिपाठी विधायक हुआ करते थे, वो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। और वहाँ से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी लोकपति त्रिपाठी विजय हुआ करते थे। उसके बाद उनके प्रपौत्र विजयी रहे, कई बार बने। तो ये कांग्रेस की परंपरागत पूरी की सीट रही है।
इसलिए कांग्रेस ने वहां पर मिर्जापुर जनपद में, क्योंकि कांग्रेस का अच्छा लगातार रहा, इसलिए कांग्रेस ने इसको इस चुनाव को लड़ना उचित समझा। इसलिए कांग्रेस ने एक जगह प्रत्याशी उतारा, जबकि उनके अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो समाजवादी पार्टी ने दोनों जगह अपने प्रत्याशी उतारे। और ये जो है ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि उपचुनाव में ज्यादातर जनता जो दल वो आपके सत्ता में होता है उसी को वोट करती है। जी पंकज जी, अगर बात रामपुर की स्वार सीट की करें तो ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी समर्थक अपना दल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। हालांकि इसे आजमगढ़ का गढ़ भी कहा जाता था, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने आखिरी किले को बचाने के लिए पूरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है और लगातार आजम खां मैदान में नजर भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या वाकई इस बार नतीजे कुछ अच्छे होने वाले हैं क्या समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, आजम खां पूरा प्रयास करेंगे कि रामपुर उनका राजनीतिक क्षेत्र रहा, जहाँ से वो कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, उनका लड़का वहां से विधायक रहा, तो ये उनके लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने वहां जाके पूर्व के चुनाव में जाके प्रचार प्रसार नहीं किया, इसका नतीजा रहा कि जनता ने वहां पर उनको वोट नहीं दिया। और इसलिए ये कहना, और बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने उसकी कमान संभाल रखी है। योगी आदित्यनाथ ने उसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से वहां पर चुनाव का प्रचार प्रसार किया। जनता बहुत सी चीजें देख भी रही है, जिस तरह से कानून का राज, राजनीति शासन का राज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कायम किया है, तो उनको भी जनमानस दृष्टि को देखते हुए वोट करेगा। तो ये सब कहीं न कहीं सत्ताधारी दल के ही गठबंधन को विजयश्री मिलने की पूर्णतया संभावना। जी पंकज जी, रामपुर विधानसभा के साथ संसदीय सीटें भी छीनने में बीजेपी कहीं ना कहीं कामयाब रही और ये दोनों ही आजम खां का गढ़ थी। देखिए, एक बात तय समझ लीजिए, अखिलेश यादव का इसी संस्कृति में रहना और इसी चैम्बर में बैठ के राजनीति करना कहीं न कहीं बहुत घातक रहा। धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े आजमगढ़ से और रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा, लेकिन अखिलेश यादव वहाँ जोर तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं गए, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। और ये दोनों सीटें उसके हाथ से, परंपरागत सीटें जो थी वो अपने हाथ से चली गई। जबकि आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटों पर है 2022 के चुनाव में सारी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। उसके बावजूद वहां पर देखिए सांसद बाई इलेक्शन में सांसद निरहुआ वहां से बीजेपी के प्रत्याशी रहे और वो उन्होंने विजयश्री हासिल की और आज वो सांसद है। और धर्मेंद्र यादव जो फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने करते थे वो वहां पहुंचे और उन्होंने चुनाव का प्रचार प्रसार किया, जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई भी हैं। लेकिन अखिलेश यादव का उदासीनता और अखिलेश यादव का चुनाव के प्रचार प्रसार में न जाना, ये बहुत ही नुकसानदायक रहा। इसीलिए ये सीटें लूज हो गई और बीजेपी ने वहां से फाइट बना ली है विकास के जरिए, भयमुक्त शासन के जरिए उत्तर प्रदेश में। ये निश्चित मान के चलिए ये गठबंधन को ये दोनों सीटें निश्चित रूप से मिलने की पूर्ण संभावना। जी पंकज जी, एक और सवाल आपसे, जिस तरीके से लगातार दोनों ही उपचुनाव वाली सीटों पर दमखम के साथ सभी पार्टियों की तैयारी देखने को मिल रही है, ऐसे में यह कहा जा रहा है कि 2024 से पहले हो रहे इस चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए ये एक सीख वाली भी बात हो सकती है। ये उन सभी के लिए एक सीख वाली बात भी हो सकती है क्या? ये चीजें लगातार कही जा रही हैं कि इससे उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी कितनी तैयारी है 2024 के लिए। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये भी समझ लीजिए कि 2024 विधानसभा चुनाव तो उत्तर प्रदेश में 2027 में होंगे, लेकिन 2024 में अभी लोकसभा के चुनाव होनी है, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए ये भी एक पुरजोर तरीके से तय हो जाएगा ये चुनाव कि जो है किस दल की कितनी तैयारी है। जो दल चुनाव मैदान में है वो कितने तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनके वोट प्रतिशत और वोट बैंक के ऊपर निर्भर करेगा कि उनका कितना वहां पर उनकी जो है वो जनमानस के बीच उनकी फाइंडिंग रही। जी
बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। हालांकि बताते हैं आज उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने नाथद्वार में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत को अपना मित्र बताया। तो इससे पहले अशोक गहलोत ने कहा, हमारे बीच दुश्मनी नहीं है, सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। हालांकि गहलोत ने ईआरसीपी प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल का संकट है। इस पर पीएम मोदी ने कहा, यदि जल संकट की समस्या का समाधान पहले कर लिया गया होता तो जल जीवन मिशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा, भारत के विकास को उतनी ही गति मिलेगी। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि मैं पीएम मोदी का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि वे आज करीब 4 नेशनल हाईवे का लोकार्पण और 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करने के लिए मौजूद हैं। अशोक गहलोत ने कहा, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार के सुशासन के कारण राजस्थान आर्थिक विकास के मामले में देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हमारे राज्य की लंबित मांगों को लेकर पीएम मोदी को मैं पत्र लिखता रहता हूं और लिखता रहूंगा। अशोक गहलोत ने कहा, एक मंच पर सब बैठे, ऐसे मौके कम आते हैं। लोकतंत्र में दुश्मनी नहीं होती, विचारधारा की लड़ाई होती है। सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। मैं समझता हूं कि देश में यही परंपरा चले। देश में सभी धर्म के लोगों के बीच में प्रेम भाईचारा बना रहे। हम इसी भावना के साथ कभी विश्व गुरु भी बन जाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा, विपक्ष का सामना होना चाहिए। अगर इसी भावना के साथ चलेंगे तो देश और तेजी से आगे बढ़ेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता विकास पांडे। विकास जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, जहां राजस्थान चुनाव का शंखनाद करने आज पीएम मोदी पहुंचे हैं राजस्थान, उन्होंने राजस्थान वासियों को एक बड़ी सौगात भी दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत का कहना है कि ये सौगात हमारे कार्यकाल में आए, ये हमें खुशी हो रही है। उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि हम लगातार पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हैं राजस्थान के विकास के लिए, इसलिए ये आज हो रहा है। देखिए, इसका दूसरा पहलू भी है जी, कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व की सरकार पर, माननीय मोदी जी पर विभिन्न तरीके के प्रोपेगेंडा आरोप लगाते हैं, ये सिद्ध करता है जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। उसी को चरितार्थ करते हुए मोदी जी, चाहे राजस्थान में वहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार की एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन माननीय मोदी जी बड़ी तत्परता से कर रहे हैं। और चाहे हमारे विपक्षी दलों की राज्य में सरकारें हो, हम वहां भी भरपूर बजट और पूरे संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि वहां पर विकास अवरुद्ध ना हो, त्वरित गति से विकास होता रहे और राष्ट्रीय विकास में ये राज्य भागीदार बने। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है राजस्थान, जहां माननीय मोदी जी ने विशेष रुचि दिखाते हुए वहां नेशनल हाईवे का एक जाल बिछाया है और हमने बड़े पैमाने पर केंद्रीय बजट से हिस्सा राजस्थान को दिया है। जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। हम हमेशा विद्वेष की राजनीति की खिलाफत करते हैं। हम कहते हैं राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए राजनीति में। जी विकास जी, अशोक गहलोत का भी तो यही कहना, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में कहीं ना कहीं पीएम मोदी आज पहुंचे तो उन्होंने चुनावी शंखनाद करते हुए बीजेपी के लिए एक मंच तैयार करने की कोशिश की है। देखिए, राजनीतिक दल है तो चुनावी माहौल तो चलता ही रहता है, वो तो एक सतत प्रक्रिया है। मुझे लगता है हर राजनीतिक दल की अपनी ये जिम्मेदारी है कि वो चुनावी रूप से अपने आप को सक्रिय दिखाए। दूसरी चीज, यहाँ पर एक सिक्के का दूसरा पहलू भी है स्नेहा जी, और वो पहलू ये है कि इससे पहले गुलाम नबी आजाद जी भी मोदी जी से अपनी दोस्ती की वकालत करके गए और दोस्ती के अपने किस्से बता करके गए, और अशोक गहलोत जी ने भी मोदी जी से अपनी दोस्ती की चर्चा की है। तो
मुझे लगता है कि एक अच्छा संकेत है भविष्य की राजनीति के लिए। जी विकास जी, आपने कहा कि ये एक अच्छा संकेत है, वाकई ये अच्छा संकेत है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं राजस्थान के, उस पर आप क्या कहेंगे? अशोक गहलोत का कहना है कि हम लगातार चिट्ठी लिखते रहते हैं, इसीलिए यहाँ के हालात में बेहतर हो गए हैं। देखिए, चिट्ठी लिखने से कई बार ऐसा हुआ कि केंद्र में जब उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की सरकार थी, वो चिट्ठियां लिख लिख करके परेशान हो गई। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आपको याद हो कि वो गंगा एक्सप्रेस वे जो आज माननीय मोदी जी की सरकार में धरातल पर उतर रहा है, बरसों बरस केवल चिट्ठियों का आदान प्रदान होता रहा, लेकिन एक ईंट का पत्थर भी नहीं लगा, 1 इंच जमीन का अधिग्रहण तक नहीं हुआ। तो ऐसी स्थितियां भी रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बात भी अशोक गहलोत जी जानते और समझते हैं कि हमारी चिट्ठियों का असर तब हो रहा है जब केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की निष्पक्ष सरकार बैठी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें, पूरी तरीके से आज ये एक बड़ी खबर बन के सामने आ रही है, जहां अशोक गहलोत का कहना है कि हम एक साथ मंच पर सामने आ रहे हैं, ये एक अच्छी पहल है। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार कल शाम को थम गया। वहीं 11 मई को मतदान होगा। इससे पहले आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों के बीच जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर नगर निगमों में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा दम लगा दिया और अपने सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश भी की। तो वहीं विरोधी दलों पर भी जमकर हमला बोला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने नगर निगम के बजट को लूटकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा, नगर निकाय चुनाव में भाजपा की हार होने जा रही है। भाजपा ने नगर निगमों में भारी भ्रष्टाचार किया है, शहरों में स्मार्ट सिटी के नाम पर झूठ बोला और धोखा दिया है। प्रदेश का एक भी शहर स्मार्ट सिटी के मानक को नहीं पूरा कर रहा है। समाजवादी पार्टी के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें सपा ने विरोधियों पर कई आरोप लगाए और जनता से चुनाव में सपा को समर्थन करने की अपील की। इससे पहले अखिलेश यादव ने नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन कानपुर देहात और कानपुर नगर में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो और जनसभा की और अपनी पार्टी के लिए वोट भी मांगा। इस खबर पर अपनी टिप्पणी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता असरार अहमद। असरार जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। असरार जी, अखिलेश यादव ने कहा है बीजेपी ने बजट लूट कर सब कुछ बर्बाद कर दिया है, नगरीय निकाय का बजट बीजेपी ने लूट लिया है। मैडम, ये सब जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि किस तरीके से 2012 से लेकर और 2016 तक उत्तर प्रदेश की जनता को लूटा गया, उनके घरों को बर्बाद किया गया, उनको आग में झोंका गया। मुजफ्फरनगर जैसे बड़े दंगे कराकर लोगों को बेघर कर दिया गया, जर्जर व्यवस्थाओं में उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया। उस वक्त जो है अखिलेश यादव को याद नहीं आया उत्तर प्रदेश। रही बात 2017 के बाद से और अब तक के, अगर आप देखेंगे तो जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, या वो लोकल बॉडीज का या प्रधानी का, ग्राम पंचायत का, जो भी चुनाव हुए, निष्पक्षता के साथ सरकार ने चुनाव करवाए। इनके दौर में क्या होता था कि पैसों से लोगों को खरीदा जाता था, पैसे देकर वोट डलवाया जाता था। इतना भ्रष्टाचार जितना कभी नहीं हुआ, उतना इन लोगों ने अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। ये सबको पता है जी। आज की एक ताजा घटना भी आप सुन लीजिए।
अमेठी में इनका विधायक आज भी गुंडागर्दी पर उतारा हुआ है। एक भाजपा प्रत्याशी को मारपीट कर लिया उसके साथ। बड़ी निंदनीय इनकी सरकार नहीं है तो इतनी गुंडागर्दी। जब इनकी सरकार होती है तो आप समझ सकते हैं कितना इनके जो अपने कार्यकर्ता होते हैं वो इतने गुंडे होते हैं कि वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वो कहते हैं ये जमीन मेरी है, तो फिर वो उनकी है। अगर थाने में बैठ गए कि इतना पैसा चाहिए तो चाहिए उनको। अब वो चीज वो दुकानें इनकी बंद हो गई। इन्होंने पैसे देकर कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया। अब इनको अपनी हार की बौखलाहट इतनी सता गई अखिलेश यादव जी को कि अब वो अनाप शनाप बयान देना शुरू कर दिए कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ये समझ चुके हैं कि हमारे कैंडिडेट बड़ी तादाद में, यानी इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है। सपा का मतलब सफा, यूपी की जनता है अब इनसे खफा। इसलिए बोरिया बिस्तरा अपना बटोर कर ये कहीं और जाके बिछाएं। उत्तर प्रदेश में अराजकताओं की कोई जगह नहीं है, ना भ्रष्टाचारियों की जगह है और ना गुंडागर्दी और ना लूटपाट की जगह है। अब यहाँ अनुशासन है, यहाँ विकास की बात होती है और यहाँ राष्ट्रवाद की बात होती है। जी असरार जी, आपने कहा कि यहाँ पर अब स्थिति बदल चुकी है, लेकिन अभी भी लगातार अखिलेश यादव एक के बाद एक कई टिप्पणी बीजेपी पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारी भ्रष्टाचार कर रही है बीजेपी। देखिए, अखिलेश यादव जी का बयान अब महत्व नहीं रखता है उत्तर प्रदेश में। क्या बात कर रहे हैं, मुख्य विपक्षी दल है अखिलेश यादव। वो अनाप शनाप बयान देते हैं, इसलिए जनता जो है अब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। वो घर में बैठकर एसी के रूम में बैठकर सिर्फ ट्वीट करना जानते हैं और बाहर अपने कार्यकर्ताओं को न साथ लेते हैं। अपनी जनसभा के दौरान उन्होंने ये आरोप लगाया असरार जी। देखिए, मैं फिर दोबारा वही कहता हूँ जी, उनको फुल तरीके से एतमाद हो गया है, उनको भरोसा हो गया है कि हमारे कैंडिडेट हार रहे हैं, इसलिए वो ये सब भ्रष्टाचार का आरोप। उस जनता इस पर कोई ध्यान नहीं देगी। वो विकास को देख रही है, वो राष्ट्रवाद को देख रही है। वो ये जनता ये चाहती है कि हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छी सफाई मिले। अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया था अभी 2-4 दिन पहले का, उनका बयान उठा कर देखिए। उन्होंने ये कहा कि हम ये कचरा साफ करने वाला चुनाव है, इसलिए हम इसको ज्यादा महत्व नहीं दे रहे, हमें इसका कोई मतलब नहीं जी। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता जो है इनका कचरा अच्छी तरीके से साफ करने वाली है और 13 तारीख का उसका नतीजा दिखेगा आपको। जी असरार जी, आपने कहा कि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि प्रदेश का एक भी शहर स्मार्ट सिटी नहीं है, अगर है तो बीजेपी जवाब दे। देखिए, अगर आप स्मार्ट सिटी में आएंगे जी, तो आप जब फहरिस्त उठाएंगे तो उसमें देखिए कितने शहर आ रहे हैं। नगर विकास की उठाकर लिस्ट को देख लेना चाहिए उनको। जब आदमी पढ़ेगा तभी तो जानेगा। आज स्वच्छ हो रहा है, पूरा भारत स्वच्छता की ओर लगा हुआ है जी। आज स्मार्ट सिटी बन रही, आज विकास की बात हो रही। जहाँ गुंडागर्दी थी आज वहाँ विकास, वहाँ स्वास्थ्य, वहाँ रोजगार और वहाँ सुशासन की बात की जा रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हो रही है। एक जाति की, एक बिरादरी की, एक धर्म की, एक विशेष धर्म की बात नहीं हो रही जी। सबका साथ कैसे हो, सबका साथ कैसे मिले, सबका विकास कैसे, इसलिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है और भाजपा सरकार उस काम को कर रही है। जी असरार जी, आपने कहा भाजपा सरकार काम कर रही है, लेकिन तादाद में मुसलमानों को भी टिकट दी। और ये भी मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि बड़ी तादाद में मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर भी आने वाले हैं। इनका जो मेन पॉलिटिकल एंगल था मुसलमानों के वोट बैंकिंग का, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि मुसलमान जागरूक हो गया। वो समझ गया कि ये बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा जताया है। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जो है मुस्लिम वो जीत कराने वाले हैं। यही तो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद असरार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें पूरी तरीके से स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर के इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ जहां कल दूसरे चरण का मतदान होना है, वहीं 13 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे और पूरी तरीके से मैदान में अब सारे चेहरे नजर आ रहे हैं जिनकी किस्मत का फैसला कल जनता करेगी। फिलहाल ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि जनता शहर की सरकार की कमान किसके हाथ में थमाती है। और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।